दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, आज हम आपको 3 ऐसी मजेदार रोमांचक कहानी सुनाएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। एक बुद्धिमान राजकुमार और राक्षस। 2 गरीब किसान और मोती वाले हंस की कहानी। 3 एक राजकुमारी और 6 राजकुमार। वीडियो को पूरा जरूर देखें। राजकुमार और राक्षस। दोस्तों, बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर थे। वह अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन वह परंपराओं को बिना सोचे समझे मानते थे। उस समय एक परंपरा थी, अगर किसी राजा के वहां बेटी होती थी तो वह उन्हें मार देते थे। उनका मानना था कि बेटियां धोखेबाज होती हैं, बड़ी होकर नाम बदनाम कर देगी, इसलिए उस समय के राजा अपनी बेटियों को मार देते थे। राजा का एक राजकुमार था। राजा की कई बेटियां हुई, लेकिन राजा उनको परंपरा के अनुसार मरवा देते थे। राजकुमार ने नहीं मारने दिया। जब राजकुमार बड़े हुए तो राजा की एक और बेटी हुई। राजा उसको भी मरवाना चाहते थे, लेकिन राजकुमार बोले, पिताजी, यह मेरी बहन है, आप इसको मत मारिए। राजा बोले, मैं इसको नहीं अपना सकता। फिर राजकुमार बोले, आप मेरी बहन को मत मारिए, मैं इसको लेकर अपने राज्य से बाहर चला जाऊंगा। राजा राजी हो गया। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बहन को लेकर मेरे राज्य से निकल जाओ। राजकुमार अपनी बहन को लेकर अपने राज्य से बाहर निकल गए और एक जंगल में पहुंच गए। राजकुमार ने देखा, जंगल में एक पुराना घर वीरान पड़ा है। राजकुमार उस घर में चले गए। राजकुमार और राक्षस की लड़ाई। जब राजकुमार उस घर में पहुंचे तो उनको एहसास हुआ घर में कोई है। फिर अचानक एक राक्षस ने राजकुमार पर हमला कर दिया, जो पहले से उस घर में था। राजकुमार और राक्षस में बहुत देर तक लड़ाई हुआ। फिर राजकुमार ने राक्षस को हरा दिया और उसी घर में एक कमरे में बंद कर दिया। फिर पूरे घर की सर सफाई करके राजकुमार अपनी बहन के साथ उसी घर में रहने लगा। कुछ सालों बाद राजकुमारी भी बड़ी हो गई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई बहन अच्छे से रहते थे। एक दिन राजकुमारी ने कहा, भाई, अपने घर में सभी कमरे खुले हैं, सिर्फ यह एक कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? राजकुमार ने कहा, बहन, वादा करो तुम कभी इस कमरे को नहीं खोलोगी और इस कमरे के बारे में दोबारा मत पूछना। बहन ने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। राजकुमारी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। राजकुमार दिन भर बाहर रहते थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे। राजकुमारी घर में अकेली रहती थी। एक दिन राजकुमारी ने सोचा, देखती हूँ इस कमरे में क्या है, और देखने के बाद कमरा दोबारा बंद कर दूंगी, भाई को पता नहीं चलेगा। फिर उसने दरवाजा खोल दिया। जब राजकुमारी ने दरवाजा खोला तो देखा उसमें एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है। राक्षस ने अपना रूप एक खूबसूरत नौजवान में बदल लिया था। राजकुमारी राक्षस को देखते ही मोहित हो गई। राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो और मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया है? राक्षस बोला, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। फिर दोनों आपस में बहुत सारी बातें किए। राजकुमारी राक्षस से प्यार करने लगी। जैसे ही भाई राजकुमार के आने का समय हुआ, राजकुमारी ने वह कमरा दोबारा बंद कर दिया। फिर जब जब राजकुमार बाहर होता, राजकुमारी वह कमरा खोल देती और राक्षस से मिलने जुलने लगी। एक दिन राक्षस ने कहा, कब तक हम दोनों छिप छिप कर मिलेंगे? क्यों न हम दोनों मिलकर राजकुमार को मार दे और अपना जीवन खुशी खुशी जिए। राजकुमारी भी राजी हो गई। राजकुमारी बोली, कैसे मारा जाए राजकुमार को? राक्षस बोला, राजकुमार तुमसे बहुत प्यार करता है, एक कम करो, तुम झूठ मूठ का बीमार पड़ जाओ और राजकुमार से दवा बनाने के लिए शेरनी का दूध लाने के लिए कहो। जब राजकुमार शेरनी का दूध लाने जाएगा तो शेरनी उसे जरूर मार देगी, फिर हम दोनों अपना जीवन खुशी खुशी गुजारेंगे। राजकुमारी बीमार पड़ गई। राजकुमारी भी राजी हो गई और योजना के अनुसार झूठ मूठ की बीमार पड़ गई। जब राजकुमार शाम में घर वापस आया तो राजकुमारी को बीमार पाया।
वह बहुत घबरा गया। अपनी बहन को बीमार देखकर वह तुरंत बोला, बहन मैं जा रहा हूँ किसी बड़े हकीम को लाने जो तुम्हारी अच्छे से इलाज करे। बहन बोली, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा इलाज कैसे हो सकता है, लेकिन मेरा इलाज बहुत कठिन है क्योंकि मेरे इलाज में जो सामान लगेगा दवा बनाने के लिए उसे लाना बहुत मुश्किल है। राजकुमार अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। राजकुमार बोला, कितना भी कठिन हो मुझे परवाह नहीं, बताओ मुझे क्या चाहिए, दवा बनाने के लिए मैं ले आऊंगा। राजकुमारी बोली, मेरे इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। राजकुमार शेरनी का दूध लाने जंगल गया। राजकुमार ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ शेरनी का दूध लाने, तब तक अपना ख्याल रखना। फिर राजकुमार जंगल की तरफ निकल गया। राजकुमार जब घने जंगल में पहुंचा तो देखा एक बहुत बड़े पेड़ में आग लगी है और उसके नीचे दो छोटे छोटे शेर के बच्चे हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। राजकुमार दौड़कर दोनों बच्चों को वहां से उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया और खुद आग बुझाने लगा। शेरनी जंगल में शिकार के लिए गई थी, लेकिन वह दूर से पेड़ की आग देख ली। वह समझ गई यह वही पेड़ है जहां मेरे बच्चे हैं। वह दौड़ती हुई पेड़ के पास पहुंची, पर वहां वह अपने बच्चों को नहीं देखकर बहुत व्याकुल हो गई। तभी उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। उसने राजकुमार को शिकारी समझा और राजकुमार ने ही आग लगाया है और मेरे बच्चे ले लिया है। शेरनी समझ गई राजकुमार अच्छा इंसान है। शेरनी राजकुमार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तभी शेरनी के दोनों बच्चे जोर जोर से शेरनी को पुकारने लगे। शेरनी बच्चों की आवाज सुनकर उनकी तरफ भागी और बच्चों को महफूज पाकर बहुत खुश हुई। बच्चों ने शेरनी से बताया, राजकुमार ने उनकी जान बचाई है। अगर राजकुमार समय पर उनको पेड़ से दूर नहीं हटाते तो वह दोनों जल जाते। फिर शेरनी समझ गई राजकुमार शिकारी नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान है। शेरनी राजकुमार के पास गई और राजकुमार से पूछी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्यों आए हो। राजकुमार ने अपने बारे में बताया और फिर अपनी बहन के बारे में बताया। राजकुमार बोला, मेरी बहन बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। मैं शेरनी की दूध के लिए जंगल में आया हूँ। शेरनी राजकुमार के घर गई। शेरनी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें दूध दूंगी। फिर शेरनी राजकुमार के साथ उसके घर पहुंची तो राजकुमार की बहन शेरनी को देखकर घबरा गई। सोचा, मैंने तो सिर्फ दूध मांगा था, यह तो पूरा शेरनी ही ले आया। फिर शेरनी ने राजकुमारी को दूध दिया। राजकुमारी दूध पीकर खुद को ठीक ठाक दिखाने लगी। राजकुमार बहुत खुश हुआ अपनी बहन को स्वस्थ देखकर। फिर राजकुमार शेरनी को जंगल में पहुंचाने चला गया। राजकुमार के जाने के बाद राजकुमारी राक्षस के पास गई और बोली, तुमने तो कहा था राजकुमार शेरनी के दूध लाने जाएगा तो मारा जाएगा, लेकिन वह तो शेरनी ही घर लाया। राक्षस ने कहा, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन सब्र करो, फिर हम राजकुमार को इससे भी खतरनाक चीज लाने के लिए कहेंगे, वह वहां जरूर मारा जाएगा। राजकुमारी और राक्षस ने मिलकर षड्यंत्र रचा। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद राजकुमारी ने राक्षस से बोली, अब बताओ राजकुमार को कहाँ भेजा जाए, उसको जल्दी से जल्दी हमारे बीच से हटाओ, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारेंगे। राक्षस ने कहा, तुम दोबारा बीमार पड़ जाओ और राजकुमार को केवला का फूल लाने के लिए कहो, वह वहां जरूर मारा जाएगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया, फिर से बीमार का नाटक किया और बिस्तर पर पड़ गई। राजकुमार जब घर लौटा और बहन को बीमार पाया तो चिंतित हुआ और बहन से पूछा, हकीम ले आऊं, तो बहन ने कहा, मेरी दवा कोई हकीम नहीं कर सकता, आप मेरे लिए केवला का फूल ला दीजिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है बहन, मैं ले आऊंगा। फिर वह जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसको शेरनी मिली। राजकुमार शेरनी से मिला। शेरनी ने कहा, राजकुमार क्यों आए हो, फिर से दूध चाहिए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ दूध देने के लिए। राजकुमार ने कहा, नहीं मुझे इस बार दूध नहीं, केवला का फूल चाहिए मेरे बहन की इलाज के लिए। शेरनी ने कहा, केवला का फूल जंगल के बीचों बीच एक तालाब है,
उस तालाब के बीचों बीच सिर्फ एक केवला का फूल है और उसे लाना बहुत मुश्किल है। जो भी उसे लाने जाता है मारा जाता है। राजकुमार ने कहा, कितना भी खतरा हो मुझ परवाह नहीं, मुझे वह फूल चाहिए। शेरनी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें वह फूल चाहिए ही तो रुको, मैं जंगल के सभी जानवरों को साथ ले चलती हूँ। अगर कोई खतरा होगा तो सभी जानवर तुम्हारा सहायता करेंगे। राजकुमार भी राजी हो गया। फिर शेरनी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और राजकुमार के साथ तालाब के तरफ चल दिए। राजकुमार को राक्षस ने निगल लिया। चलते चलते वह तालाब आया जिसमें केवला का फूल था। सभी जानवर और राजकुमार तालाब के पास इकट्ठा हुए। सबने देखा केवला का फूल तालाब के बीचों बीच था। राजकुमार बोला, सभी जानवर किनारे पर रहे, मैं जाता हूँ फूल लाने। फिर राजकुमार तालाब में तैरने लगा। तैरते तैरते वह फूल तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही राजकुमार फूल तोड़ने गया, किसी ने उस पर हमला कर दिया और राजकुमार को निगल गया। सभी जानवर किनारे पर राजकुमार का इंतजार कर रहे थे। जब राजकुमार तालाब में कहीं नहीं दिख रहा था, तब शेरनी ने कहा, राजकुमार पर किसी ने हमला किया है, हमें राजकुमार को बचाना चाहिए। शेरनी ने सभी हाथियों से कहा, तालाब का सारा पानी अपने सूंड से निकालकर तालाब खाली कर दो। सभी हाथी एक साथ पानी निकालने लगे। कई घंटों बाद तालाब खाली हो गया। सभी हाथी राक्षस के पेट पर चढ़ गए। जब सभी जानवर तालाब में गए तो सबने देखा एक राक्षस है जो राजकुमार को निगल कर सो रहा है। शेरनी ने हाथियों से कहा, इसके पेट पर चढ़कर जोर लगाओ और राजकुमार को बाहर निकालो। जब हाथियों ने उसके पेट पर पैर रखकर जोर लगाया तो राजकुमार बाहर निकल गए। फिर सभी जानवरों ने राक्षस पर हमला कर दिया और राक्षस को घायल कर दिया। राक्षस खुद की जान बचाने के लिए रोने लगा। राक्षस ने कहा, अगर मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। राजकुमार बोले, ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हमें राज की बात बताओ। राक्षस ने राजकुमार को सच बता दिया। राक्षस ने कहा, राजकुमार की बहन बीमार नहीं है, वह बीमारी का नाटक कर रही है। वह राजकुमार को मरवाना चाहती है। वह यह सब एक राक्षस के कहने पर कर रही है। वह राक्षस से प्रेम करती है, इसलिए वह राजकुमार को मरवाना चाहती है। राजकुमार यह सब जानकर बहुत गुस्सा हुए। वह सभी जानवरों के साथ वापस अपने घर आए और सभी जानवरों को बोले, राक्षस और मेरी बहन दोनों पर हमला कर दो। सभी जानवर राक्षस और राजकुमार की बहन पर हमला कर दिए और दोनों को मार दिए। फिर राजकुमार अपने पिता के पास वापस चले गए और अपने पिता के साथ रहने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दो गरीब किसान और मोती वाले हंस की कहानी। पुराने जमाने में एक गांव में सत्या नाम का एक मजदूर रहता था। वह खेतों में मजदूरी करके गुजारा करता था। एक दिन वह दूसरे राज्य में कमाने के लिए घर से निकल गया। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहां उसने देखा एक सांप पीपल के पेड़ पर चढ़ रहा है। उस पे एक घोंसला था और वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस घोंसले में हंस के दो बच्चे थे। सांप उन दोनों को खाने के लिए घोंसले में जा रहा था। यह सब देखकर सत्या ने सांप को मार दिया और दोनों हंस के बच्चे को बचा लिया। फिर नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद हंस जोड़े आ गए। वह दोनों अपने बच्चों के पास गए तो बच्चों ने सब कुछ उनको बताया। जब उनको पता चला कि सत्या ने उनके बच्चों को बचाया है तो दोनों हंस सत्या के पास गए और उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सत्या ने उनको बताया, मेरा नाम सत्या है और मैं दूसरे राज्य कमाने जा रहा हूँ। हंस ने अपने बारे में बताया। हंसों ने सत्या से बोला, हम आम हंस नहीं है, हम हंसते हैं तो मोती हंसते हैं,
तुम एक काम करो, हमारे बच्चों का देखभाल करो और बदले में मोती ले लेना और उनको बेचकर पैसा ले लेना। सत्या राजी हो गया। फिर हंसों ने कुछ मोती उसको दिया और कहा, इनको बेचकर अपने लिए खाने पीने और रहने के लिए सामान ला लो। सत्या उन मोतियों को बाजार जाकर बेचकर अपने लिए खाने पीने और रहने के लिए सामान ले आया। वह हंस के बच्चों की देखभाल और पहरा देने लगा। सत्या को मोती मिला। देखभाल करते करते 6 महीने हो गए। सत्या ने हंसों से कहा, मुझे आए हुए काफी समय हो गया। अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ अपने पत्नी से मिलने के लिए। हंस ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर हंसों ने खूब सारा मोती सत्या को दे दिया और कहा, जाओ अपने पत्नी से मिलाओ। सत्या मोती लेकर अपने गांव चला गया और मोती सब बेचकर अपने पत्नी के साथ रहने लगा। जिस राज्य में सत्या रहता था वहां के राजा बीमार पड़ गए। उनकी इलाज के लिए बहुत से हकीम आए। इलाज के लिए हंस का बच्चा चाहिए, फिर भी उनकी सेहत सही नहीं हो रहा था। फिर एक हकीम ने राजा को बताया, आपकी इलाज सिर्फ हंस के बच्चे से हो सकती है। आप हंस के बच्चे की मांस खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी हंस का बच्चा लोएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। एक बार सत्या की पत्नी बाजार में कुछ सामान लाने गई। वहां पे कुछ औरतें बातें कर रही थी। हंस की बच्चा जो भी लाएगा उसे राजा बहुत सारा इनाम देंगे, लेकिन हंस का बच्चा लाना इतना आसान थोड़ी ना है। सत्या की पत्नी ने सबको बता दिया। तभी सत्या की पत्नी बोल पड़ी, मेरे पति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो खुद हंस के बच्चों का पहरा देते हैं। यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई। राजा ने सत्या को बुलाया और उससे हंस के बच्चे लाने के लिए कहा। सत्या ने इनकार कर दिया। फिर राजा ने कहा, अगर हंस के बच्चा नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पत्नी दोनों को फांसी की सजा दे दूंगा। सत्या अपनी पत्नी की मूर्खता से फंस गया था। अंत में वह राजी हो गया है और हंस के बच्चा लाने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। जब सत्या चलते चलते हंस के घोंसले के करीब पहुंचा तो हंस ने अपने बच्चों से कहा, वह देखो सत्या आ रहा है। हंस का बच्चा बोला, मैं सत्या के साथ जाऊंगा, मुझे मालूम है वह क्यों आ रहा है। वह तुम दोनों में से किसी एक को ले जाने आ रहा है। क्या तुम में से कोई एक सत्या के साथ जाएगा? लेकिन जो जाएगा वह वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि राजा उसको खा जाएगा। हंस को यह सब बात पहले से पता चल गई थी कि सत्या उसका बच्चा लेने आ रहा है। दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोला, हमारी जान सत्या ने ही बचाई थी। आज वह मुसीबत में है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वह बच्चा बोला, मैं सत्या के साथ जाऊंगा। कुछ देर में सत्या हंस के करीब पहुंच गया। हंस ने पूछा, सत्या क्यों आए हो? सत्या बोला, मैं आपका एक बच्चा लेने आया हूं। अगर आप चाहे तो एक बच्चा दे दीजिए, वरना राजा मुझे और मेरी पत्नी दोनों को सूली पर चढ़ा देगा। हंस बोला, ठीक है, तुम मेरा एक बच्चा ले जाओ। फिर जो बच्चा जाने के लिए तैयार हुआ था उसको हंस ने सत्या के साथ भेज दिया। सत्या ने हंस का बच्चा राजा को दे दिया। सत्या हंस का बच्चा राजा को दे दिया। फिर बदले में राजा ने बहुत सारा इनाम सत्या को देना चाहा, लेकिन सत्या ने इनाम लेने से मना कर दिया और रोते हुए अपने घर चला गया। राजा ने अपने नौकर से कहा, हंस के बच्चे को पिंजड़ा में बंद कर दो, इसे मैं कल खाऊंगा और अपनी बीमारी से निजात पाऊंगा। नौकर ने हंस के बच्चे को पिंजड़े में बंद कर दिया। जब शाम हुआ तो राजा का राजकुमार अपने दोस्तों के साथ हंस के बच्चे को देखने आया। राजकुमार ने हंस के बच्चे को उड़ा दिया। राजकुमार और उसके दोस्त सब हंस के बच्चे को देख रहे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, राजकुमार, हंस का बच्चा पिंजड़े के अंदर है, इसलिए हम सब इसको सही से नहीं देख पा रहे हैं। बाहर निकालो, देखकर फिर वापस पिंजड़े में रख देंगे। राजकुमार उनकी बातों में आ गया।
पिंजरा खोलकर हंस के बच्चे को बाहर निकाला। हंस का बच्चा झटका मारकर राजकुमार के हाथों से छूट गया और उड़ गया और उड़ते उड़ते अपने घोंसले में चला गया। इधर शोर मच गया कि राजकुमार ने हंस के बच्चे को उड़ा दिया। राजा गुस्सा हो गए और राजकुमार को मारने का आदेश दे दिए। जब राजा ने यह बात सुना तो बहुत गुस्सा हुए और अपने सिपाहियों से बोले, राजकुमार को पकड़कर जंगल ले जाओ और मार डालो। सिपाहियों ने राजकुमार को पकड़ लिया और जंगल में लेकर चले गए उसे मारने के लिए। उधर हंस अपने बच्चे पर बहुत गुस्सा हुआ। हंस बोला, तुम भाग आए, तुम्हारे वजह से राजकुमार मारा जाएगा। जाओ राजकुमार को बचाओ। हंस का बच्चा राजकुमार की तरफ गया जहां सिपाही उसको मारने के लिए ले गए थे। हंस ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। जब सब सिपाही घबराकर इधर उधर छिप गए, तब हंस ने राजकुमार को अपने पीठ पर बैठा लिया और उड़ गया। वह उड़ते उड़ते दूसरे राज्य पहुंच गया। राजकुमार राजकुमारी से मिलने महल गया। दूसरे राज्य में दोनों रहने लगे। कुछ समय बाद राजकुमार और हंस दोनों बड़े हो गए। उस राज्य की राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। उसकी चर्चा पूरी राज्य में थी। सब राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा करते थे। राजकुमार भी राजकुमारी की खूबसूरती के बारे में सुना। फिर वह राजकुमारी से मिलने के लिए इच्छुक हो गया। राजकुमार ने हंस से कहा, मैं राजकुमारी को देखना चाहता हूं, मुझे महल ले चलो। हंस बोला, वहां जाने में बहुत खतरा है। वहां राजा के सिपाही हमेशा पहरा देते हैं। लेकिन राजकुमार नहीं माना। फिर हंस ने कहा, ठीक है, हम रात में चलेंगे, जब सिपाही सो रहे होंगे तब। राजकुमार राजी हो गया। फिर आधी रात में राजकुमार हंस के पीठ पर बैठकर महल पहुंचा। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो देखा सभी पहरेदार सो रहे हैं और राजकुमारी भी सो रही है। राजकुमार ने राजकुमारी को सोते हुए देखा। राजकुमारी सचमुच बहुत खूबसूरत थी। राजकुमार राजकुमारी को देखकर मोहित हो गया। फिर राजकुमार अपना रुमाल राजकुमारी के पास रख दिया और राजकुमारी की दुपट्टा साथ में लेकर वापस आ गया। जब सुबह हुआ तो राजकुमारी अपनी दुपट्टा की जगह पर रुमाल देखकर समझ गई कोई रात में आया था। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक साथ दूसरे राज्य भाग गए। अगले रात राजकुमार ने हंस से कहा, मुझे एक बार और राजकुमारी को दिखा दो, मुझे फिर से महल ले चलो। हंस फिर आधी रात में राजकुमार को लेकर महल पहुंचा। सभी पहरेदार सो रहे थे। राजकुमार राजकुमारी की कमरे में पहुंचा तो देखा राजकुमारी सो रही है। राजकुमार राजकुमारी के पास बैठकर उसको देखने लगा। तभी राजकुमारी अचानक उठ गई और राजकुमार से बोली, तुम कौन हो और कल भी तुम ही आए थे ना? राजकुमार बोला, हाँ, कल भी मैं ही आया था। मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। फिर राजकुमार ने अपने बारे में सब कुछ बताया। राजकुमारी भी राजकुमार को पसंद करने लगी। राजकुमारी बोली, मेरे पिताजी आपसे शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। राजकुमार भी राजी हो गया। फिर दोनों हंस पर बैठकर दूसरे राज्य भाग गए। वहां जाकर दोनों ने शादी कर लिया और साथ में रहने लगे। राजकुमार और राजकुमारी पानी में बह गए। कुछ समय बाद राजकुमार के घर में आग लग गई। राजकुमार और राजकुमारी तो बच गए, लेकिन हंस की पंख जल गए। सब बहुत उदास हुए। फिर एक दिन हंस बोला, अब अपने पास घर भी नहीं है, आप अपने राज्य लौट जाइए। अब शायद आपके पिताजी नाराज नहीं होंगे, आपको देखकर बहुत खुश होंगे। और जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं भी आपके पास आ जाऊंगा। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने घर चल दिया।
रास्ते में एक नदी था। उस नदी को पार करने के लिए राजकुमार और राजकुमारी दोनों नाव पर बैठ गए। जब नाव कुछ दूर अंदर गई तो एक चूहा नाव पर बार बार चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन नाविक उसको नाव से दूर हटा देता था। फिर राजकुमार ने कहा, बेचारा पानी में डूब रहा है, उसको भी नाव पर आने दो। फिर नाविक ने चूहे को भी नाव पर आने दिया। चूहा नाव पर आकर नाव में कहीं छिप गया। फिर जब नाव बीच नदी में पहुंची तब तक चूहा ने नाव में एक छेद कर दिया था, जिस छेद के वजह से नाव डूब गई और राजकुमार और राजकुमारी दोनों पानी में बह गए। राजकुमारी पानी में बहते बहते दूसरे राज्य पहुंच गई। राजकुमार पानी में बहते बहते दूर चले गए और राजकुमारी भी बहते बहते एक बगीचे के करीब चली गई। जिस बगीचे के करीब राजकुमारी पहुंची थी वह वहां के राजा की बगीचा था। राजकुमारी बगीचे के पास बेहोश पड़ी थी। तभी उस बगीचा का माली वहां आ गया। उसने राजकुमारी को बगीचा में लाया और वहां के राजा को बताया। राजा राजकुमारी को अपने साथ महल ले गए और उनका इलाज कराए। कुछ दिन बाद जब राजकुमारी स्वस्थ हो गई तो राजा ने राजकुमारी से शादी के लिए कहा, क्योंकि राजा भी राजकुमारी की खूबसूरती देखकर मोहित हो गए थे। राजकुमारी जानती थी अगर वह राजा को बता देंगी कि वह पहले से शादीशुदा है तो राजा उसको महल से निकाल देंगे। इसलिए राजकुमारी ने राजा से कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, फिर मैं आपसे शादी कर लूंगी। राजा मान गया। उसने राजकुमारी को समय दे दिया। फिर राजकुमारी हर रोज गरीबों को खाना खिलाती। राजकुमार और राजकुमारी दोनों वापस मिल गए। एक दिन उसका राजकुमार भी खाना खाने आया, क्योंकि राजकुमार भी राजकुमारी को हर जगह ढूंढ रहा था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों के आंखों में आंसू आ गए। फिर राजकुमारी ने राजकुमार को इशारे से एकांत में बुलाया और राजकुमार से कहा, किसी को पता नहीं चलाना चाहिए, हम दोनों मौका पाकर भाग चलेंगे। राजकुमार भी राजी हो गया। फिर राजकुमारी हर रोज पंछियों को दाना डालने लगी। कुछ दिनों बाद राजकुमार का हंस भी दाना खाने आया। वह भी राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमारी भी अपने हंस को पहचान गई। हंस के पंख दोबारा उग गए थे। राजकुमारी ने राजकुमार और हंस दोनों से कहा, आज आधी रात में हम सब यहाँ से भाग चलेंगे। फिर आधी रात में जब सब सो रहे थे तब हंस राजकुमार और राजकुमारी को अपने पीठ पर बैठाकर राजकुमार के राज्य की तरफ उड़ गया। हंस उड़ते उड़ते राजकुमार के महल पहुंचा। जब राजा ने अपने राजकुमार को जिंदा देखा तो बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को भी अपना बहू बनाया और हंस को धन्यवाद दिया। फिर राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। हंस भी अपने माता पिता के पास चला गया। इस तरह सब खुश हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 राजकुमारी और 6 राजकुमारों की कहानी। 1 राजकुमारी और 6 राजकुमार। बहुत समय पहले एक राजा रहते थे। वह बहुत पराक्रमी और बहादुर थे। उनकी 1 राजकुमारी और 6 राजकुमार थे। राजकुमारी सभी राजकुमारों से उम्र में बड़ी थी। राजा अपनी राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे। जब राजकुमारी शादी योग्य हो गई तो राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी दूसरे राज्य के राजा भीष्मा से कर दी और साथ में अपना आधा राजपाट अपनी राजकुमारी को दे दिया। कुछ सालों बाद राजा बीमार हो गए और स्वर्ग सिधार गए। धीरे धीरे सभी राजकुमार भी बड़े हो गए और सबकी शादी हो गई। एक दिन सभी राजकुमार साथ में बैठे थे, तभी सबसे बड़ा राजकुमार बोला, हम 6 हैं। पिताजी ने हमको सिर्फ आधा राज्य दिया और बड़ी बहन को अकेले ही आधा राज्य दे दिया। सभी राजकुमार मिलकर षड्यंत्र रचा। पिताजी ने हमारे साथ नाइंसाफी किया है, क्यों ना हम सब मिलकर बहन से अपना आधा राज्य छीन ले। फिर दूसरा राजकुमार बोला, राज्य छीनने के लिए बहन के पति को रास्ते से हटाना होगा।
फिर सभी राजकुमार मिलकर षड्यंत्र रचा कि कैसे अपने जीजा भीष्मा को मारा जाए और बहन से राज्य छीन लिया जाए। फिर सभी राजकुमारों ने अपने जीजा को भोजन का निमंत्रण भेजा। उनके जीजा भीष्मा के पास एक बहुत समझदार घोड़ा था जो भीष्मा को बहुत प्यार करता था और बहुत वफादार था। भीष्मा भी अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था। भीष्मा जहां भी जाता था साथ में अपने घोड़े को भी ले जाता था। राजकुमारी को शक हुआ। बहुत दिनों बाद अचानक भोजन का निमंत्रण सुनकर बहन को थोड़ा शक हुआ। उसने अपने पति भीष्मा से कहा, आप भोजन का निमंत्रण मना कर दीजिए, मुझे पता नहीं क्यों कुछ गलत लग रहा है। भीष्मा ने कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, वह सब अपने ही है, इतने दिनों बाद बुलाए हैं, अगर नहीं जाऊंगा तो उनको बुरा लगेगा। भीष्मा नहीं माना और जाने के लिए तैयार हो गया। भीष्मा ने वादा किया। फिर भीष्मा की पत्नी बोली, ठीक है आप जाओ, लेकिन एक वादा करो, अपने घोड़े को हमेशा अपने साथ रखोगे और कभी भी बांधोगे नहीं। भीष्मा बोला, मैं वादा करता हूँ अपने घोड़े को हमेशा साथ रखूंगा। फिर भीष्मा अपने ससुराल चल दिया। भीष्मा जब ससुराल पहुंचा तो सभी राजकुमार अपने जीजा को देखकर बहुत खुश हुए और अपना षड्यंत्र चालू कर दिए। उन्होंने एक खड्डा खुदवाया था और उसके अंदर नुकीले हथियार रखे थे। अगर कोई उस खड्डे में गिरता तो नुकीले हथियार उसमें धंस जाते और वो मारा जाता। लेकिन खड्डे के ऊपर अच्छे से बिस्तर और चादर लगा हुआ था जिससे किसी को पता न चले कि ये खड्डा है। घोड़े ने भीष्मा को बचा लिया। फिर षड्यंत्र के अनुसार सभी राजकुमारों ने अपने जीजा को उसी खड्डे वाले बिस्तर पर बैठने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही भीष्मा उस पर बैठने गया तभी भीष्मा का घोड़ा आगे आकर बिस्तर खींच दिया और खड्डा नजर आने लगा। भीष्मा बोला, यहाँ तो खड्डा है। फिर सभी राजकुमार खुद को मासूम बनने लगे और बोले, हमें नहीं मालूम था यहाँ खड्डा है, यह किसी नौकर ने यहाँ बिस्तर लगा दिया था। फिर भीष्मा को दूसरे जगह सभी राजकुमार बैठाए। कुछ देर बाद खाने का समय हो गया। फिर सब साथ में खाने बैठ गए, लेकिन भीष्मा के खाने में जहर था। इससे पहले कि भीष्मा खाना खाता, घोड़े ने भीष्मा का खाना गिरा दिया। फिर भीष्मा दूसरा खाना खाया जिससे उसकी जान बच गई। सब शिकार खेलने जंगल गए। खाना खाने और आराम करने के बाद ज्यादा रात हो गया। भीष्मा बोला, अब मुझे घर जाना चाहिए। सभी राजकुमार बोले, ज्यादा रात हो गया है, आप आज की रात हमारे वहां रुक जाए, कल आप चले जाना। भीष्मा रात में रुकने के लिए राजी हो गया और वहीं सो गया। अगले दिन सुबह सभी राजकुमार बोले, जीजा जी चलते हैं जंगल में शिकार खेलने। भीष्मा उनको मना नहीं कर पाया और उनके साथ शिकार खेलने चला गया। शिकार खेलते समय भीष्मा जानवरों पर निशाना लगाता था, लेकिन सभी राजकुमार धोखे से भीष्मा पर तीर चलाते थे, लेकिन घोड़ा हर बार भीष्मा को बचा लेता था। फिर सभी राजकुमारों ने दूसरा षड्यंत्र रचा और उन्होंने भीष्मा से कहा, बहुत शिकार हो गया, अब चलते हैं तालाब में नहाते हैं, शरीर बिल्कुल ताजा हो जाएगा। भीष्मा को भी नहाने के लिए मन था, वह तुरंत राजी हो गया। घोड़ा भीष्मा को तालाब में नहाने नहीं दे रहा था। जब सब तालाब में नहा रहे थे तभी एक राजकुमार बोला, क्यों ना हम सब देखें कि पानी के अंदर अपना सर सबसे ज्यादा देर तक कौन रोक सकता है। फिर सबने अपना अपना सर पानी में एक साथ डुबाया, लेकिन जैसे ही भीष्मा ने अपना सर डुबाया घोड़े ने भीष्मा का सर ऊपर खींच लिया। फिर जितने बार भीष्मा अपना सर पानी में डुबाना चाहता घोड़ा ऊपर खींच लेता। ये सब देखकर सभी राजकुमार बोले, जीजा ये घोड़ा हमें सही से खेलने नहीं दे रहा है, आप इसको बांध दीजिए। भीष्मा बोला, मैंने तुम्हारे बहन से वादा किया है कि घोड़े को नहीं बांधूंगा। सभी राजकुमार बोले, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? हम सब आपकी रक्षा के लिए है, फिर इस घोड़े की क्या जरूरत है? भीष्मा उनकी बातों में आ गया और वह अपने घोड़े को एक विशाल पेड़ में बांध दिया। फिर दोबारा पानी में नहाने चला गया। सभी राजकुमार मिलकर भीष्मा को मार दिए। सब साथ में पानी के अंदर अपना अपना सर किए, लेकिन सभी राजकुमार तुरंत अपना सर बाहर कर लिए, लेकिन भीष्मा अपना सर पानी के अंदर ही रखा था।
भीष्मा समझ रहा था यह खेल है, लेकिन वह राजकुमारों की चाल थी। फिर जैसे ही भीष्मा अपना सर पानी से बाहर किया, तभी राजकुमारों ने तलवारों से हमला कर दिया। भीष्मा इनकी चाल ना समझ सका और मारा गया। फिर राजकुमारों ने भीष्मा को जंगल में दफना दिया और वापस घर चले आए। भीष्मा की पत्नी भीष्मा का इंतजार कर रही थी। उधर भीष्मा की पत्नी भीष्मा का इंतजार कर रही थी। जब कई दिनों तक भीष्मा घर नहीं आया तो भीष्मा की पत्नी अपने मायके आई और अपने भाइयों से भीष्मा के बारे में पूछी। तब सभी राजकुमारों ने झूठ बोला कि भीष्मा तो अगले दिन चला गया था, वह यहाँ नहीं है। भीष्मा की पत्नी रोने लगी और भीष्मा को ढूंढने लगी। राजकुमारों की पत्नियां भी इस षड्यंत्र में मिली हुई थी। केवल छोटे राजकुमार की पत्नी को छोड़कर वह शुरू से ही इस षड्यंत्र के विरोध में थी। लेकिन राजकुमारों ने उसको चुपचाप रहने के लिए कहा था, वरना उसको भी मुसीबत में डाल देंगे। छोटे राजकुमार की पत्नी ने सहायता किया। भीष्मा की पत्नी जब कई दिनों तक रोती रही, तब छोटे राजकुमार के पत्नी को नहीं रहा गया। उसने भीष्मा की पत्नी से कहा, आप इतना रो रही है, जाइए थोड़ा तालाब की तरफ घूम कर आइए, आपको थोड़ा शांति मिलेगा। छोटे राजकुमार की पत्नी सीधा सीधा नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसकी अपनी जान का भी डर था। फिर भीष्मा की पत्नी तालाब की तरह घूमने चली गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि तालाब का पानी लाला है। वह समझ गई कि भीष्मा अब इस दुनिया में नहीं है। वह वापस घर आई और अपने सभी भाइयों से झगड़ने लगी। उसने कहा, मैं समझ गई हूँ, तुम सबने मिलकर भीष्मा को मार दिया है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। राजकुमारी को कैद कर दिया। सभी राजकुमारों ने अपनी बहन को पकड़ लिया और कैद कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद पता चला उनकी बहन गर्भवती है, तो उन्होंने आपस में तय किया कि अपनी बहन को भी मर देते हैं, वरना जब बच्चा बड़ा होगा तो हम सबसे अपने पिता का बदला लेगा। लेकिन रात में छोटे राजकुमार की पत्नी ने भीष्मा की पत्नी को कैद से निकलकर भगा दिया। भीष्मा की पत्नी कैद से निकलकर बहुत दूर चली गई। इधर सुबह में जब सभी राजकुमारों को पता चला कि उसकी बहन कैद से भाग गई है, तो उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। फिर सभी राजकुमारों ने बहन के राज्य पर भी कब्जा कर लिया और अपनी जीवन जीने लगे। राजकुमारी अपने पति के दोस्त के वहां रहने लगी। उधर उनकी बहन राजकुमारों की कैद से भागकर अपने पति भीष्मा के खास दोस्त के वहां चली गई और अपना आप बीती बताई। भीष्मा का दोस्त बहुत अच्छा इंसान था। उसने राजकुमारी को अपने वहां रहने के लिए कहा। फिर राजकुमारी वहीं रहने लगी। कुछ समय बाद राजकुमारी ने एक बच्चा जन्म दिया जिसका नाम सत्या रखा गया। सत्या धीरे धीरे बालक हो गया। वह भीष्म के दोस्त को ही अपना पिता समझता था। वह दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच बच्चों से सत्या का झगड़ा हो गया। सत्या ने उनको पिटा। फिर उनमें से एक बच्चा बोला, हमें क्यों पिटते हो? अगर तुम सचमुच बहादुर हो तो जाओ अपने पिता के मारने वालों को मारो। सत्या यह सुनकर अचंभित हो गया। वह घर गया और अपनी माँ से पूछा, मेरे पिता कौन थे और उनको किसने मारा? सत्या हमेशा बदला लेना चाहता था। माँ ने कहा, तुम अभी बच्चे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो बताओगी। सत्या उस समय शांत हो गया, लेकिन हर वक्त बदले के लिए सोचता रहता था। कुछ सालों बाद सत्या बड़ा हो गया। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, अब बताओ। फिर माँ ने कहा, सत्या, तुम्हारे पिता का नाम भीष्मा था, उनको तुम्हारे ही मामाओं ने मिलकर धोखे से मार दिया। सत्या ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मैं अपने पिता का बदला सभी मामा से लूंगा। सत्या के पास भी अपने पिता जैसा ही समझदार और वफादार घोड़ा था। सत्या की माँ ने कहा, तुम्हारे पिता ने अपना घोड़ा बांध दिया था, लेकिन तुम अपने घोड़े को किसी भी कीमत पर मत बांधना और अपने मामाओं के धोखे से बचना और सिर्फ अपनी छोटी मामी पर विश्वास करना और किसी पर नहीं। फिर सत्या बोला, ठीक है माँ, मैं आपकी सभी बातों पर ध्यान रखूंगा। मैं वो गलती नहीं करूंगा जो पिताजी ने किया। सत्या बदला लेने के लिए निकल गया।
कुछ दिनों बाद सत्या ने अपने सभी मामाओं को पत्र भेजा और उसमें लिखा, सभी मामा को प्रणाम, मैं आपका भांजा सत्या हूँ। जो हुआ सो हुआ, मैं आप सभी को अपना मानता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि आधा राज्य मेरा है। आप सभी मुझे मेरा राज्य दे दीजिए। दरअसल सत्या को राज्य नहीं चाहिए था, वह सिर्फ अपने पिता का बदला चाहता था। यह पत्र तो सत्या की चाल थी। जब यह पत्र सभी मामाओं को मिला तब सब हैरान और परेशान हो गए। वह नहीं जानते थे उनकी बहन अभी भी जिंदा है और उसकी एक पुत्र भी है। फिर सभी मामाओं ने षड्यंत्र रचा। वे आपस में बोले, सत्या को भी उसके पिता की तरह ही धोखे से मरना होगा। फिर सबने मिलकर तात्या को भोजन पर निमंत्रण भेजा और बोले, प्यारे सत्या आ जाओ, हम सब तुमको आधा राज्य दे देंगे। माँ ने कहा, बेटा सावधान रहना। सत्या अपने घोड़े के साथ मामा के वहां चल दिया। माँ बोली, बेटा सावधान रहना। सत्या बोला, घबराओ मत माँ, मैं हमेशा सतर्क रहूंगा। फिर सत्या मामा के राजमहल की तरफ चल दिया। जब सत्या मामा के वहां पहुंचा तो सभी मामा पहले से सत्या का इंतजार कर रहे थे। वे सभी सत्या को देखकर बहुत खुश हुए और अपना षड्यंत्र चालू कर दिए। उन्होंने सत्या को भी वैसे ही गड्ढे पर बैठने के लिए कहा जिसके अंदर नुकीले हथियार लगे थे और ऊपर बिस्तर लगा था। जैसे ही सत्या बिस्तर पर बैठने गया, उसका घोड़ा बिस्तर खींच दिया। बिस्तर खींचते ही गड्ढा नजर आने लगा। सत्या बोला, ये तो गड्ढा है। फिर सभी मामा खुद को निर्दोष बताने लगे। सभी बोले, हमें नहीं पता था वहां गड्ढा है। फिर उन्होंने सत्या को दूसरे जगह बैठाया। सत्या के खाने में जहर था। बातचीत करने लगे। फिर कुछ समय बाद भोजन का समय हो गया। सब खाने के लिए बैठ गए, लेकिन सत्या के खाने में जहर था। सब बोले, खाना चालू करते हैं। तभी सत्या बोला, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, जब तक मेरी सभी मामियाँ कुछ गिफ्ट नहीं देंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। सभी मामियाँ जानती थी भोजन में जहर है, सत्या खाते ही मारा जाएगा। इसलिए सब तुरंत राजी हो गई गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि वो जानती थी सत्या को मरते ही उनका गिफ्ट वापस उनको मिल जाएगा। छोटी मामी ने सत्या को बचाया। फिर सबने अपना अपना कोई एक गहना सत्या को दे दिया। केवल छोटी मामी ने गहना नहीं बल्कि एक चिट्ठी दी छिपाकर। उस चिट्ठी में लिखा था, सत्या तुम्हारे भोजन में जहर है। सत्या को अब पता चल गया था भोजन में जहर है। फिर सत्या ने कहा, हम सब पहली बार एक साथ भोजन कर रहे हैं, इसलिए सब एक ही थाली में एक साथ खाएंगे। यह कहकर सत्या ने सबका खाना एक थाली में कर दिया, साथ में अपना जहर मिला खाना भी उसी थाली में कर दिया। फिर सब घबरा गए और सब अलग अलग बहाने बनाने लगे न खाने के लिए। फिर दूसरा खाना आया, फिर सबने साथ में खाया। सत्या और सभी मामा शिकार खेलने गए। रात ज्यादा हो गई, सत्या मामा के वहां ही सो गया। अगले दिन सभी मामा सत्या से बोले, चलो चलते हैं शिकार खेलने। सत्या बोला, ठीक है चलते हैं। फिर सब एक साथ जंगल चले गए। फिर कोई भी जानवर दिखता, सभी मामा जानवर के बहाने सत्या पर तीर चला देते, लेकिन सत्या हमेशा तैयार रहता। वह खुद को बचा लेता। वह भी जब मौका पाता तो मामाओं पर तीर चला देता। इस तरह शिकार करते करते सब थक गए। फिर मामा बोले, चलते हैं तालाब में नहाने। सत्या बोला, ठीक है चलते हैं। फिर सब तालाब नहाने लगे। यह वही तालाब था जिसमें सत्या के पिता को मारा गया था। सत्या ने सबको मार दिया और अपना बदला ले लिया। नहाते नहाते जब राजकुमार पानी के अंदर गया तो सभी मामा एक साथ हमला कर दिए। सत्या भी पहले से तैयार था। वह भी अपने सभी मामा पर हमला कर दिया। बहुत देर तक लड़ाई हुई। सत्या ने एक एक करके सभी मामा को मार डाला और फिर अपने मामा के घर पहुंचा और अपने सभी मामियों को कैदी बनाकर जेल में डाल दिया। केवल सबसे छोटी मामी को कुछ नहीं किया। जो आधा राज्य सभी मामा ने छीना था वह सत्या ले लिया और बाकी राज्य अपनी छोटी मामी को दे दिया और फिर अपनी मां के साथ सत्या रहने लगा।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आर के वर्मा में सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।